गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। देखो, मैंने जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पिछली 2 वीडियोस में कवर कर दिए हैं, मैंने उनके सिर्फ नेम यहाँ पर मेंशन किए हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखी हैं तो वो पहले उन वीडियोस से गो थ्रू हो सकता है, ताकि उसको ये फर्स्ट 9 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या कहते हैं, क्या मतलब है इनका, वो पता चल जाए। मैं आज नेक्स्ट एक्रूअल कंसेप्ट से शुरू करूंगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये उपार्जन अवधारणा। देखो, इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में आय और व्यय, आय का मतलब होता है इनकम और व्यय का मतलब होता है एक्सपेंस, इनकी मदों का लेखा देय आधार पर किया जाता है। देय का मतलब होता है ड्यू हो जाना, कि क्या इनकम ड्यू हो चुकी है, क्या एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, मतलब क्या ये उपार्जित हो गए हैं या नहीं, जो उस अवधि से संबंधित होते हैं जिस अवधि के खाते हम बना रहे हैं। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स, जिस वित्तीय वर्ष के खाते हम तैयार कर रहे हैं, उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपार्जित होने वाली आय और व्यय को हमने उसी वित्तीय वर्ष में लिखना होता है। चाहे वो आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में लिखी जाए, चाहे वो एडवांस की फॉर्म में लिखी जाए। अब अभी आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम एक मीनिंग की फॉर्म में ही अभी फिलहाल इसे स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आगे लिखा है कि आय अगर अर्जित हो गई है तो उसे लेखा पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए। आय कब अर्जित होगी? इनकम तब अर्न अर्जित होती है जब हम इनकम को अर्न कर चुके हैं, और कोई भी चीज अर्न, कोई भी चीज कमा तब ली जाती है जब हम उसके अगेंस्ट सर्विस कर चुके हों। मतलब जब हम काम कर चुके हैं दूसरी पार्टी के लिए, तब हम दूसरी पार्टी को ये क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमने आपके लिए काम कर दिया है, अब आप हमें हमारी इनकम पे करो, हमें हमारी पेमेंट दे दो। तो आय को तभी लेखा पुस्तकों में लिखना चाहिए जब वो अर्जित हो गई हूँ, जब वो कमा ली गई हूँ। उससे पहले हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे मुझे किसी से ऑर्डर मिला था केक बनाने का, सपोज करो बेकरी है, केक बनाने का ऑर्डर मिला था। अगर उसने मुझे एडवांस में पे कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने उसे केक बनाकर नहीं दिया है, तो जब तक मैंने अपनी तरफ से सर्विस नहीं दी है तब तक वो इनकम मेरे लिए अर्जित नहीं मानी जाएगी। अब है व्यय अगर दे हो गया हो तब ही उसे पुस्तकों में लिखना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंस अगर हम पर ड्यू हो चुके हैं, अगर व्यय हमारे लिए भुगतान, हमारे लिए जिम्मेवारी बन चुके हैं कि इस भुगतान को हमें पे कर देना चाहिए, तो हम उसे हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। +1 में आगे चलकर आपको फाइनल अकाउंट्स नाम का एक चैप्टर आएगा, जिसमें आपको ये एक्रूअल कंसेप्ट बहुत काम आएगा एडजस्टमेंट्स में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अब कंसेप्ट कन्वेंशंस हैं, अब देखो ध्यान से, मैंने कन्वेंशन लिखा है, मैंने कंसेप्ट नहीं लिखा है, क्योंकि अब हमारे पास हमारी परिपाटियां शुरू होंगी, अकाउंटिंग कन्वेंशंस शुरू होंगी। हमारी जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है समरूपता, एक समान, एक जैसा। तो इसके अनुसार व्यवसाय को एक ही तरह की लेखांकन नीतियों एवं सिद्धांतों का उपयोग करना, मतलब प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। तो इस परिपाटी के अनुसार व्यवसाय को समान लेखांकन नीतियों और सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए, वो भी निरंतर वर्षों तक या वर्ष तक करते रहना चाहिए। दिस इज वर्षों तक करते रहना चाहिए, ताकि तुलना करना आसान रहे, ताकि आगे चलकर कंपैरिजन करना आसान रहे। अगर हम हमारी पॉलिसीज बदलते रहेंगे तो हम हमारे काम को पिछले की लेखांकन अकाउंट से, बुक्स से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन करने में मुश्किल आएगी, तुलना करने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए तुलना आसान रहे तो हमें एक ही जैसी नीतियों का पालन करना चाहिए। अब है नेक्स्ट कन्वेंशन, जो है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मटेरियल का मतलब यहाँ पर किसी माल से नहीं है। यहाँ पर मटीरियलिटी का मतलब है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारता, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि
लेसन का या स्टोरी का क्या सार है, निष्कर्ष क्या है। तो सारता की परिपाटी, इसके अनुसार लेखांकन में उन्हीं सूचनाओं और तथ्यों को प्रकट करना चाहिए जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हो, इम्पोर्टेंट हो। वो सारी इंफॉर्मेशंस जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, आपको विभिन्न पक्षकार बताए हुए हैं। विभिन्न पक्षकार आपको पता भी है कौन कौन से होते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन हो गया खुद, जैसे मैनेजर्स हो गए, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे बैंकर्स हो गए। ये सारे के सारे, इनको हमारे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि ये डिफरेंट डिसीजंस ले सकें। और ये डिसीजंस किस आधार पर लेंगे, जो हमारी लेखांकन सूचनाएं इन्हें इंफॉर्मेशन देंगी। तो इसलिए जो भी तथ्य हमने प्रस्तुत करने हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए ताकि विभिन्न पक्षकार अपने निर्णय ले सकें। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परिपाटी। अब देखो रूढ़िवादिता, इसके अनुसार क्या है। इसके अनुसार एक व्यवसायी को सुरक्षित खेलना चाहिए। बिजनेसमैन अपने आप को एक प्लेयर मान रहा है दूसरे बिजनेसमैन के कंपैरेटिवली, कि अगर मेरा कंपटीटर, अगर मेरा प्रतिस्पर्धा जो मुझे दे रहा है, व्यक्ति जो मुझे कंपटीशन दे रहा है, अगर वो व्यक्ति कोई भी नई रणनीति अपनाता है तो मैं बदले में क्या करूं। हम कहते हैं ना कॉम्पिटिटर, तो यहाँ पर एक तरीके से वो कंपटीशन वाली भावना लेकर अपने आप के लिए सुरक्षित खेलने वाला कंसेप्ट है। तो यह कहा जाता है कि किसी भी लाभ का पूर्व अनुमान मत लगाओ, लेकिन सभी संभावित हानियों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसका प्रयोग भी उचित सीमा तक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका प्रयोग उचित सीमा तक नहीं होगा तो हमें इसकी हानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाऊंगी। देखो, मान लो कि हम किसी भी इंडिविजुअल को कोई क्रेडिट पर सेल करते हैं। हमने कुछ अकाउंटिंग की शब्दावली, हमें कुछ शब्दावली पता है ना, जैसे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लेनदार देनदार होते हैं। अब देखो, मान लो कि हमने किसी को क्रेडिट पर सेल की थी, क्रेडिट पर सेल की तो वो बंदा हमारा डेटर बन गया। हमें उस डेटर से मान लो 1 लाख रुपीज लेना है, ठीक है। या सिंपल सी भाषा में, अगर आपको डेटर क्रेडिटर भी नहीं पता लग रहा, मान लो हमने किसी को उधार पर कोई माल बेचा था और मैंने वो माल 1 लाख तक का उसे बेचा था। 1 लाख रुपए मुझे उससे वसूल करना है। अब हो सकता है कि वो मुझे 1 लाख रुपए पूरा ना दे पाए, तो ये मेरी हानि हो सकती है। तो मैं इसके लिए कुछ प्रावधान बनाऊंगी, उस हानि को रिकॉर्ड करूंगी, उस हानि के लिए उचित व्यवस्था करूंगी और अनुमान लगा लूंगी कि वो मुझे कितने कम पैसे दे सकता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितनी इनकम मिल सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी संभावित हानियों के लिए हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन याद रखो, उचित व्यवस्था करनी चाहिए, नाजायज व्यवस्था नहीं करनी है। अगर हम अननेसेसरी व्यवस्था करेंगे तो एक तरीके से बिजनेस में छुपे हुए कुछ रिजर्व्स बनाए जा सकते हैं, चोरी की जा सकती है पैसे की। इसलिए इसका प्रयोग कहा गया है कि उचित सीमा तक ही होना चाहिए। अब देखो, लास्ट जो कन्वेंशन है हमारे पास वो है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, निष्पक्षता, बिना किसी पक्षपात के। तो इसके अनुसार लेखांकन पुस्तकें जो हैं वो बिना किसी पक्षपात के बनाई जानी चाहिए। और इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, सिर्फ ओरली बोलने पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो जैसे कहा जाता होता है कि ग्राहक जो है वो बिल जरूर खरीदें। तो ऐसे क्या होगा, जो जितने भी बिल होते हैं, बीजक होते हैं, मेमो होते हैं, ये सब क्या होती हैं, एक तरीके से ये एक प्रमाणक होते हैं। तो सबूतों के आधारों पर, प्रमाणकों के आधारों पर ही लेखांकन पुस्तकों में जितने भी व्यवहार होते हैं, जितने भी लेन देन या ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक है। सो
ये आपकी कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस थी जिन्हें हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।